नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन अभी पेशावर का जो है पीडीएम का जलसा हुआ और जलसे में बड़ी तकरीरें हुई, लोग भी बहुत बड़ी तादाद में आए। पीडीएम जो भी जलसा कर रही है उसमें आवाम की बहुत बड़ी तादाद जलसे में आ रही है। वो अलग बात है कि हुकूमत ये कह रही है कि इन जलसों की वजह से कोरोना फैलने का बहुत बड़ा ख़तरा है और इसकी ज़िम्मेदारी अपोजिशन पे होगी। लेकिन अपोजिशन का ये सवाल भी बहुत जायज़ है कि क्या कोरोना सिर्फ अपोजिशन के जलसों से ही फैलेगा? ये जो हुकूमत जलसे कर रही थी और कर रही है उससे नहीं फैल रहा है, जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, जो अभी गुजरांवाला में हुआ? तो ये सवाल तो अपनी जगह है। सवाल ये है कि अपोजिशन अब वाज़ेह अल्फाज में ये ऐलान कर रही है कि जनवरी में मौजूदा पीटीआई की नाअहल हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ये जो बात वो कर रहे हैं वो बड़े वसूख के साथ कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ जलसों की बुनियाद पे कर रहे हैं, जो अवामी सपोर्ट उनको मिल रही है इसकी बुनियाद पर कर रहे हैं? लेकिन ये बात भी देखने में आया है कि बड़े बड़े जलसे और जुलूसों से हुकूमत नहीं गिरती है। अच्छा, दूसरी तरफ अपोजिशन का ये इल्ज़ाम भी अपनी जगह मौजूद है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आगे नहीं चल रही है, बल्कि इसको इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है अपोजिशन की तरफ से और इसकी तायीद खुद इमरान खान भी करते हैं और अक्सर इनके वज़रा और इमरान खान ये कहते हैं कि जनाब अली फ़ौज हमारे साथ खड़ी है, फ़ौज हमारे साथ है, और बहुत सी बातें हैं जिससे ये तासुर और मजबूत होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बात अपोजिशन बड़े वसूख से कह रही है कि ये हुकूमत जो है वो जनवरी में चली जाएगी, और दूसरी तरफ वो ये कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो एक बहुत ताकतवर इदारा होता है वो उनकी सपोर्ट इनको हासिल है, तीसरी तरफ इनकी नाअहलियत का भी जिक्र है, तो फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं? और ये भी कि जलसे और जुलूस से हुकूमतें नहीं गिरती, तो फिर वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अपोजिशन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि पीटीआई की हुकूमत जनवरी में नहीं रहेगी? तो इस पे हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान पे जो है वो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ उसको अपोजिशन ने टोटल रद्द कर दिया है, और दोबारा हुआ है उसमें जिस तरीके से उनका कहना है कि धांधली की गई है, ये धांधली 2018 की याद ताज़ा हो गई। और इस सिलसिले में वहाँ पे अपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया, और ये प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ तक पहुँच गया है कि हुकूमत और अपोजिशन के लोगों के दरमियान वहाँ क्लैश, यानी सरकार और कारकुनों के दरमियान क्लैश हुआ है, जिसके ऊपर गाड़ियाँ भी चली हैं, जिसके ऊपर और भी चीज़ें। और ये एक बहुत हसास इलाका है नाज़रीन, इस जगह पर इस किस्म की चीज़ें मुल्क के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। तो इस इशू पे हम बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सेक्रेटरी जनरल फंक्शनल लीग, साबिक वफाकी वज़ीर। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ होंगे शेख वकास अकरम साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आज हमारे साथ नदीम अफजल चंद जो हुकूमत के नुमाइंदे थे, वो भी होने थे, लेकिन उनकी ऐन मौके पे उनकी तबीयत नासाज हुई है और वो डॉक्टर की तरफ चले गए हैं, तो इस वजह से उन्होंने एक्सक्यूज़ किया। हो सकता है अल्लाह ताला उनको सेहत दे कि कल के प्रोग्राम में वो हमारे साथ हों। तो ये है हमारे गेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपकी तरफ पहले आ जाता हूँ और बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जी अपोजिशन तो वाज़े तौर पर ये कह रही है सर कि जनवरी में ये मौजूदा पीटीआई की हुकूमत जो है वो आपके इसका ख़ात्मा हो जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंट से ये बात कर रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ उनके जलसे देखिए तो उसमें वाकई बहुत तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ भी रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े बड़े जलसे जुलूस जो होते हैं ज़रूर होते हैं, लेकिन इनसे हुकूमतें नहीं चाहती। तो आखिर सर क्या मैं ये भी आगे चल के बात करूंगा कि ये इल्ज़ाम भी लगता है कि इस हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है और इमरान खान तो चीख चीख के कहते हैं
ऐसा लगता है कि GHQ और PTI एक है, तो ये उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उस सूरत हाल में सर आखिर क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा तरीका, क्या ऐसा सिलसिला बनेगा कि इनको क्या ऐसी इंश्योरेंस है कि जनवरी में वाकई ये हुकूमत चली जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो शेख वकास साहब मौजूद हैं, बड़ा अच्छा जहन आपने अपने पास बुलाया हुआ है, अल्लाह इन्हें खुश रख के ज़िंदगी दे। मैं इस मौके पे मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से भी कॉन्डोलेंस करना चाहूँगा। उनकी वालदा की वफ़ात एक बहुत बड़ा उनके लिए नुकसान है। मेरा ख्याल है माजी की जितनी आजमाइशें उन्होंने देखी है उससे बड़ी आजमाइश ये है जो उनके सामने है। बेशक। अब मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा जनाब, के जहाँ तक सवाल है डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत पुराना एक सियासत का तालिब इल्म हूँ। ये जो तारीख दे के किसी को हटाने की बात और किसी लॉन्ग मार्च के ज़रिए किसी को हटाने की बात और किसी धरने के ज़रिए, किसी लॉकडाउन के ज़रिए किसी को हटाने की बात, ये माजी की सियासत में नहीं हुआ करता था। जब से ये धरने और ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये इशारों पे चलने लगी, उस वक्त से ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ और ये सारा तरीक़ेकार जो है ये आया। और ये भी मैं अपोजिशन को वाजे कर देना चाहता हूँ कि इस वक्त तक इस तरीके से ना कोई हुकूमत गई और ना कोई हुक्मरान हटा। इसके बावजूद कि कितनी बड़ी उंगली या इशारा या रेफरी क्यों ना पीछे खड़ा हो, लेकिन वो कोई भी कुछ ना कर सका। ये तो एक साइड ऑफ द पिक्चर है। दूसरी बात ये है कि तहरीकें जो हैं वो जलसों के जरिए नहीं चला करती जनाब, जलसों के जरिए तो कैंपेन हुआ करती है। तहरीकें जो हैं वो जुलूसों के जरिए चलती हैं, तहरीकें जो हैं वो गिरफ्तारियों के जरिए चलती हैं, तहरीकें जो हैं वो इस्तीफों के जरिए चलती हैं। और तहरीकें चलाने का उसके लिए एक पूरा एजेंडा सेट करना पड़ता है, जो मैं बड़ी माजरत से कहना चाहता हूं कि ऑपोजिशन ने अभी तक सिर्फ एक ही एजेंडा सेट किया है कि जी जनवरी में ये चले जाएंगे। अब अगर आप मेरे से पूछें, इस वक्त हाल ये है कि अवाम इस ऑपोजिशन से आगे है। अवाम की इस वक्त की मुश्किलात और उनके मसाइल इस वक्त ऑपोजिशन के बयानात से बहुत आगे हैं। हुकूमत इस वक्त ये हाल है कि हुकूमत सवाए बयानात और अखबारात और टीवी चैनल्स, और आप अगर हुकूमत की इंटरेस्टिंग चीज देखें तो हुकूमत की जितनी मीटिंग्स होती हैं वो किसी टेक्नोक्रेट्स या कोई टेक्निकल इश्यूज पे नहीं होती, वो सिर्फ स्पोक्स पर्सन की होती हैं। मतलब यह है कि मीडिया के जरिए हुकूमत को चलाना भी है, हुकूमत को दौड़ाना भी है, मुखालफिन को भगाना भी है। तो इसलिए ऐसी हुकूमत जो कुछ भी नहीं कर रही और ऐसी हुकूमत जिसने अवाम के मुंह से उनकी रोटी और उनके बच्चों की फीस, उनकी बिजली का बिल, उनके घरों के किराए तक छीन लिए, ऐसी हुकूमत जिसके खिलाफ पूरी कौम जो है वो इस वक्त निकलने को नहीं मरने को तैयार बैठी हुई है, उस सेंटिमेंट को पब्लिक को जो अपोजिशन लीड कर रही है उसका ये हाल है कि वो हर 10-15 दिनों बाद एक जलसा कर लेते हैं। और वो जनवरी आ रहा है और जनवरी में, और कभी भी सियासत की दुनिया का मैं तालिब इल्म हूं, मैं अपोजिशन के लीडरों को यह कहना चाहूंगा कि तहरीकें डेट दे के नहीं चला करती, तहरीकें मकसद दे के चला करती हैं। तहरीकें जो हैं वो डेटों के ऊपर या महीनों की तारीखों, वो तो जो इशारों पे चलने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं फलां डेट को खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा। लेकिन जो तहरीकें अवाम के जोर पे चल रही होती हैं वो ये नहीं कहते कि जी 4 महीने तो बैठे रहे, 5वें महीने हम हटाएंगे। भाई अगर कोई गलत चीज है, अगर कोई गैर मुंतखब चीज है, अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग चीज है, अगर कोई अवाम की मुखालफत में चलने वाली कोई हुकूमत है, तो उसको हटाने के लिए आप 4 महीने की तारीख दे रहे हैं। आप आज से निकलें। हटना जो होगा वो अवाम के पास ये हक होता है कि वो किसी को बिठाते भी हैं और किसी को हटा भी सकते हैं। और अब हुकूमत का आप ये हाल देख लें कि वो हुकूमत जो अपोजिशन को अपनी परफॉर्मेंस के बजाय कोरोना से शिकस्त देना चाहती है और वो कोरोना को 144 के तौर पे यूज करना चाहती है। वो कोरोना जो ना रेलवे स्टेशन पे लगता है, ना वो कोरोना किसी जनाजे पे लगता है, ना वो कोरोना किसी हुकूमती जलसे में लगता है, वो हुकूमत की नजर में सिर्फ अपोजिशन को लगता है। और उसका जवाब देना भी
हमारी ऑपोजिशन उसमें बहुत हद तक कमजोरी का मुजाहरा कर रही है। तो मैं ये समझता हूं जनाब कि इस वक्त आवाम का हाल, इस मुल्क की मईशत का हाल, इस मुल्क के जो मुस्तकबिल का जो एक मुआशी मतलब बदहाली का मुकाम है, जहां तक ये हुकूमत ले गई है, वहां तक जाने के बाद और शायद कोई पस्ती नहीं रह गई जिस पस्ती में इस मुल्क को धकेला जा सकता हो। सर सोल्यूशन मसलन अगर किस बुनियाद पे, अगर ये अपोजिशन चाहेगी कि जनवरी में ये हुकूमत चली जाए तो उसके पास चले, आवाम तो उसके साथ खड़ी है, नजर आ रहा है, क्या हथियार है सर आपकी नजर में, जरा से बताएं, फिर मैं जाता हूं वकास साहब की तरफ। देखिए ना सर, मैं आपको ये अर्ज करता हूं कि अगर ऑपोजिशन ने, पहली बात तो मेरा तो जनवरी पे एतराज है, मैं कहता हूं दिसंबर क्यों नहीं, आवाम के तौर पे। दूसरी मैं ये कह रहा हूं कि भाई ऑपोजिशन के पास तो आज भी ये अख्तियार है कि वो आज इस हुकूमत को खत्म कर सकती है और आईनी तौर पे खत्म कर सकती है। कैसे? अगर इस हुकूमत ने खत्म करना है तो एक सिंध की हुकूमत ही अगर इस्तीफा दे दे तो सारी हुकूमत खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल एक फाइन थिन लाइन पे खड़ी हुई हुकूमत है जिसके पास ना कोई लैंडस्लाइडिंग सपोर्ट है, जिसके लिए कोई आवाज उठाने वाला अवाम के अंदर मौजूद नहीं है वहां पे, और जो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग का तासुर देकर, जो इस्टेब्लिशमेंट को बेदर्दी से इस्तेमाल करके, जो भारत के नाम को और गद्दारी के कार्ड को बेशर्मी से इस्तेमाल कर, इंतहाई नामुनासिब तरीके पे इस्तेमाल करते हुए जो अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर रही है, ऐसी हुकूमत को खत्म करने के लिए आपको तारीख की जरूरत है, आपको वक्त की जरूरत है, आपको जनवरी की जरूरत है। भाई आपने अगर कोई फैसला करना है, मैं अवाम की नुमाइंदगी के तौर पे ये बात कर रहा हूं, तो ये फैसला आपको आज करना है, अवाम को बताना है कि आप अपनी कश्तियां जला के निकल रहे हैं और आप इस हुकूमत को खत्म करने के लिए निकल रहे हैं। और जहां तक जनवरी का सवाल है, जनवरी में भी हुकूमत उसी तरह से जाएगी अगर आईनी तौर पे भेजना है, और दिसंबर में जाएगी, और फरवरी में ठीक है सर, ठीक है। मैं शेख वकास साहब की तरफ आता हूं। शेख वकास साहब, अपोजिशन वाज़े तौर पर पहले तो इतना ओपन नहीं कह रही थी, लेकिन अब बहुत वाज़े तौर पर उनका, पाकिस्तान में बड़े इशारे होते रहे हैं सर, बड़ी चीज़ें होती नहीं है, तो अपोजिशन वाज़े तौर पर ये ऐलान कर रही है कि जनवरी में ये हुकूमत नहीं रहेगी, हो सकता है दिसंबर के लास्ट में चली जाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अपोजिशन के साथ जो है अवाम के जो मौजूदा मसाइल हैं वो हथियार बहुत सॉलिड हैं। और अभी मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि अगर वो आज इस हुकूमत को गिराना चाहें तो गिरा सकते हैं, लेकिन ये बात भी है कि हुकूमत कहती है कि मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। क्या कहेंगे सर आप? देखें, इसमें कुछ बातें हैं। पहली बात तो ये है, मैं नहीं समझता कि ये ऑपोजिशन जो है इस वक्त इस पोजीशन में है कि हुकूमत को गिरा सके। सेनेट का इलेक्शन भी आपके सामने है, जीबी का इलेक्शन भी आपके सामने है, जो केसेस की ऑपोजिशन में बने हुए हैं उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। पाकिस्तान में ये कहना बड़ा आसान होता है जी कि आज आप हुकूमत को चाहें तो आप गिरा दें, मगर ऑब्वियसली जो अपोजिशन है, जो हकीकी अपोजिशन है, ऑब्वियसली जो जलसे कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे है, हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम टीवी पे बैठ के कोई बात कर लें, मगर ऑन ग्राउंड जिन्होंने लोगों को, आवाम को मोबिलाइज करना है और मोबिलाइज करके फिर अपने एजेंडे और अपने प्रोग्राम के तहत वो जो एक मूड है कौम का, उसको खास जगह पे ले जा के अपनी सारी गेम या पॉलिसी को शेप अप करके फाइनल वो करना, ये कोई आसान चीज नहीं होती। और इतना हमारी कौम भी अभी तक कोई इस नहज में नहीं पहुंची है कि बंदे ने निकलना है तो उठ के उन्होंने हर किसी को गिरबान से पकड़ के गिरा लेना है। अभी वो हालात नहीं है। हाँ, हमें गुफ्तगू में ऐसे ही लगता है, अगर ऐसे ही हालात होते तो फिर अवाम किसी लीडर के इंतजार में ना होती, फिर लोग खुद सड़कों पर निकल आते हैं, फिर बंदे शक्लें नहीं देख रहे होते, ना नून लीग की ना पीपल्स पार्टी की, के निकलेंगे 2 साल इंतजार हो गया तो हम फिर इनके पीछे लगेंगे। अभी भी लोग उनको निकालने पड़ रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? अभी भी उनको मोबिलाइजेशन करनी पड़ती है, तब जाके लोग निकलते हैं। अभी वो काम नहीं शुरू हुआ कि इशारा होता है और लाखों बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे जो लीडरान ये जलसे कर रहे हैं उनकी जिंदगियां तो आसान है, मुसीबत में तो अवाम है और गरीब अवाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन हकायक को समझते हुए अपोजिशन ने जो प्रोग्राम बनाया है, और उसके अलावा मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है कि कल हुकूमत को, इनकी नीयत भी हुआ
नीयतों में जो फतूर है वो मैं बिल्कुल उस बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ दुरानी साहब की इस बात से कि अगर तो नीयतों में फतूर इनकी जरूर है। सिंध हुकूमत का गिर जाना या किसी ऐसी हुकूमत का गिर जाना वो उससे मकसद हल नहीं होता। वो मकसद इसलिए हल नहीं होता कि एट द एंड ऑफ द डे ये कैसे हो सकता है कि आप निकले इमरान खान के खिलाफ है, निकले आप वफाकी हुकूमत के खिलाफ, तो आप अपनी हुकूमत गिरा के घर बैठ जाए और उसके बाद इमरान खान को आप ना गिरा सकते। इस तरह नहीं होता। जो मेन टारगेट है वो अपोजिशन के लिए इमरान खान फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट के इस्तीफे जब आएंगे तो ऑब्वियसली फिर ये क्वेश्चन भी रेज होगा कि ये जो पार्टियां इस्तीफे दे रही हैं क्या ये सूबाई हुकूमतों में भी इस्तीफे देने को तैयार हैं या नहीं। उस वक्त इनसे ये सवाल आप भी पूछेंगे और ये सवाल मैं भी पूछूंगा। हुकूमत के हालात ऐसे ही हैं जैसे दुरानी साहब ने कहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं, मगर ये इतनी आसान नहीं है और ना इस मुल्क में होती है। इस मुल्क के हकायक जो है ना जी, इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा प्लेयर है। इस मुल्क में पटी हुई करप्ट जो है वो अपोजिशन है। इस मुल्क में नालायक एक हुकूमत है और अवाम बेचारी जो है वो इन अपोजिशन और हुकूमत वालों का जुल्म इनका बर्दाश्त कर कर के बेचारी लाचार हो चुकी है। अब उनके लिए उठना जो है ना उसमें भी कुछ देर है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये उस मौके पे पहुंचेंगे फिर देखेंगे कि मेरे लिए तो मैं जनवरी भी समझता हूँ कि इससे भी काम आगे जा सकता है डॉक्टर साहब। मैं तो जनवरी पे भी जो है ना मैं नहीं समझता कि अवाम अभी अपोजिशन के पीछे लग के जो है ना वो पार्लियामेंट में या किसी असेंबली में घुसने को तैयार है या किसी जगह पे जाके कोई इनकलाब लाने को तैयार है। मुझे वो जरासीम अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं सर, अगर फर्ज कीजिए आईनी तौर पर अगर फर्ज कीजिए मरकज में इस्तीफा दे दिया जाता है बहुत बड़ी तादाद में और सिंध की हुकूमत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशंस में तो फिर सर न्यू इलेक्शन के ही चांस पैदा होते हैं। देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये बाकायदा तौर पे आइन के अंदर ये है कि एक खास तादाद तक के जब तक इस्तीफे नहीं आ जाते तब तक पूरी असेंबली का इलेक्शन कॉल नहीं किया जा सकता। वो तादाद जो है ना जी वो मैं नहीं समझता कि अगर सिर्फ नून लीग अकेली इस्तीफे दे तो वो तादाद पूरी नहीं होती है। अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलवी और कुछ और लोग जो हैं वो मिलकर इस्तीफे दें तो तब वो तादाद इतनी हो सकती है कि असेंबली पूरी का इलेक्शन रिकॉल किया जाए, वरना कानून में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है सर कि उसकी सिचुएशन क्या है। और सिंध असेंबली के गिरने से भी जो है ना ये उससे वफाक का या उसके जाने से उससे वफाक नहीं गिरेगा। चले ये बिल्कुल पॉइंट है, इसको हम आगे चल के देख लेंगे। मेरे साथ मैं आपको कहूँ आपके मेरे एनालिसिस का नुक्ता भी नहीं है। कानून में ये सारे प्रोसीजर्स और तादाद वाज़े तौर पे लिखे मौजूद है। बिल्कुल सही है, तो उसको भी देख लेते हैं क्या सूरत है। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी साबिक वफाकी वजीर हैं, बड़ा अहम नाम है जनरल कादिर बलोच साहब भी फ़ोन पे हैं। हम उनसे थोड़ा सा मौजूदा हालात की भी बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि उन्होंने अपने जो रास्ते जुदा किए हैं। कहा गया है टीवी पे, मीडिया पे, शाह मोहम्मद शाह साहब का स्टेटमेंट आ रहा है, बाज़ाब्ता वो कह रहे हैं कि किसी के दबाव पे इन्होंने छोड़ा है। तो मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ जनरल साहब, एक तो ये कि अपोजिशन कह रही है कि जनवरी में ये हुकूमत चली जाएगी, नाअहल तरीन हुकूमत, तो आप तो माशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ इशारे हैं, कुछ रास्ते हैं कि हुकूमत जा रही है? और दूसरा हमें ज़रूर बताइए सर कि किसी दबाव से के तहत आपका नून लीग छोड़ना ये क्या है सर? जी जनरल साहब आवाज़ आ रही है मेरी? जनरल कादिर बलोच साहब को आवाज आ रही है मेरी? जनरल साहब को मेरी आवाज शायद नहीं आ रही है या आ रही है? जनरल साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। मेरी आवाज़ आ रही है जनरल कादिर बलोच साहब? आ रही है जी, आ रही है। जनरल साहब एक तो टॉपिक है उसके लिहाज से भी एक सवाल है और एक आपसे भी आपके सियासत के हवाले से भी है।
पहला सवाल तो ये है कि जी अपोजिशन अब इस स्टेज पे है जो उस जलसे कर रही है, बहुत बड़े जलसे, आप भी उसका हिस्सा रहे हैं और तहरीक का हिस्सा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत के बारे में आपके स्टेटमेंट मौजूद हैं कि इस नाअहल तरीन हुकूमत को चले जाना चाहिए। तो उसके ऊपर अब अपोजिशन वाज़ेह तौर पर जनवरी से पहले इस हुकूमत का खात्मा का ऐलान कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि आया अपोजिशन के पास क्या ऐसी चीज़ है जिससे ये हुकूमत जाएगी? एक तो ये सर, और थोड़ा सा हमें ये ज़रूर बताएं सर, क्योंकि आपके दोस्त शाह मोहम्मद शाह साहब का जो है एक इंटरव्यू ऑन एयर हुआ है आपके मीडिया में, उसमें उन्होंने कहा है कि जी जहां साहब कादिर बलोच साहब ने जो नून लीग को छोड़ा है वो दबाव पे, मजबूरी पे छोड़ा है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, पहले तो शाह मोहम्मद शाह साहब वाले मामले को मैं लेता हूँ और उसके बारे में एक्चुअली आज सुबह मैं आपको रिंग कर रहा था। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप मुझे स्टूडियो में बुला लीजिएगा। अच्छा। और मुझे 10 से 1 मिनट तक वो उसके स्टेटमेंट से रिलेटेड मेरी राय ले लीजिए और कुछ और बातें अगर आप पूछना चाहें मेरी पुरानी पार्टी से मुतालिक मैं आपसे बात करूंगा। और मैं चाहूंगा कि वो क्लिप मुझे मिल जाए क्योंकि इन्होंने शाह मोहम्मद शाह साहब ने अपनी ये जो इंटरव्यू दी है पूरी दुनिया को उन्होंने भेजा हुआ है मुझे जलील करने के लिए और रुस्वा करने के लिए। तो बहरहाल मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। बाकी मेरे पार्टी के बेशुमार लोगों ने मेरे बारे में बात की है, उनकी बातों को इतनी मैं अहमियत नहीं देता हूँ जितनी शाह मोहम्मद शाह साहब के बातों को अहमियत दूंगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी विक्ट्री का जो ना एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की, बड़ा तीर मारा उन्होंने। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि मेहरबानी करके इसको बैंड करें जब मुझे चाहें। मेरा आपसे हक भी है कि थोड़ा सा आप मेरे इंटरव्यू करें और इसको आप चला लें और उसमें लोगों के लिए काफी इंटरेस्ट की बात हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर रह गया हुकूमत के जाने का। डॉक्टर साहब, मैं आपको पाकिस्तान की तारीख के औरात पलटने के लिए कहूँगा। 1988 से पहले 3 चेंजेस आए, वो मार्शल लॉज के जरिए से आए। इब्तदाई दिनों में हमारी तारीख के वहां पर ब्यूरोक्रेट्स थे, कभी एक बैठता था कुर्सी पे, कभी दूसरा, कभी तीसरा, उसका तो कोई वजह ही समझ नहीं आ रही थी। बिल्कुल इब्तदाई दिनों में था और अफरा तफरी थी, उसको हम छोड़ देते हैं। 88 से 98 के दरमियान 2 मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत चेंज हुई और 2 मरतबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चेंज हुई। और इनमें शवायद जो सामने आ गए चेंज करने के लिए कि गवर्नमेंट को अपोजिशन ने टारगेट करने की कोशिश की और उनको उन्होंने नालायक बनाने की कोशिश की और नालायक थे। उनके जो वीकनेसेस सामने लाए और कहा जाता है, और ये इम्प्रेशन है और मेरे ख्याल में सही इम्प्रेशन है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हेल्प की उनको उनकी गवर्नमेंट चेंज करने के लिए और फिर इलेक्शंस करवाए गए। एक रेफरी था, रेफरी ने जो देखा मामला जो है ना कंट्रोल से निकले जा रहे हैं और एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी जहाँ इदारों के दरमियान में टकराव, उन्होंने टकराव से बचने के लिए ये कार्रवाई उन्होंने कराई और वो चेंजेस आ गए, स्मूथ चेंजेस थे। आखिरी चेंज माशाल्लाह के ऊपर मुंतज हुआ, इसको तो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जनवरी क्यों? जनवरी इसलिए कि वे लोग चाहते हैं कि मार्च से पहले ये गवर्नमेंट तक करके चला जाए, ये इसकी ख्वाहिश है। और वो डरते हैं कि मार्च में अगर इलेक्शंस हो गए तो तारीख इंसाफ और उसके जो हमनवा जमातें हैं उनकी अच्छी खासी एक्सरियत हो जाएगी सेनेट में और फिर वही पोजीशन हो जाएगा जो आजकल है लॉ मेकिंग के बारे में, जो अपोजिशन मेजॉरिटी में है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। तो जनवरी तो वहां पर बात हुई। अब मसला क्या है? मसला यह है कि इन्होंने टारगेट किया है एक तरफ से गवर्नमेंट को और दूसरी तरफ से डायरेक्ट फौज का नाम देके और उनको बाय नेम जो है जिम्मेदार ठहरा के और तमाम मसाइल गिनवा के, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर इन 2 अदारों को इकट्ठा कर दिया। वैसे भी आर्म फोर्सेस जो है बुनियादी तौर पर हुकूमत के वक्त के ताबे मर्जी होते हैं और हुकूमत के वक्त की जो रेट को इस्टेब्लिश करने की उनकी आईनी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर तो खैर उनको खुद टारगेट किया गया है, सबसे पहले बल्कि मेन टारगेट उनको कहा गया। ये कहा जाता है कि इनको लाने वाले वही हैं, सबसे पहले तो वो हट जाए। और ये इन्होंने ये ओपन बयानिया जो आजकल चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड फिर हुकूमत अपोजिशन के रैंक एंड फाइल से ये आवाज भी आती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कॉल करते हैं कि इनकी छुट्टी कराएं और हमें जो है ना वो कार्रवाई करा लें। ये कंफ्यूजन की सूरत है, एक तरफ एक एक्सट्रीम है, दूसरी तरफ से फिर शक को शुबहात पैदा किए जा रहे हैं।
उसको तो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। लेकिन जिस चीज की तरफ मैं आना चाहूंगा वो ये है कि हुकूमत को अगर रिप्लेस करना है तो क्या तरीका है। एक तरीका ये है कि ये एजुकेशन वाली कार्रवाई हो, और जनवरी की उन्होंने बात की है कि उसके बाद वो मार्च करेंगे और घेराव करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। उससे हुकूमतें तब्दील नहीं होते हैं। यह नहीं है कि जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है वो उसको घेराव करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को पकड़ेंगे, उससे इस्तीफा ले लेंगे, या ये आएंगे बहुत बड़ी तादाद में और तुर्की वाला समा होगा कि अवाम जो है वो फौज भी आ जाएगी सामने, फौज खड़ी होगी, टैंक खड़े होंगे और टूल लोग उसके ऊपर चढ़ाएंगे और वो एक तरफ खड़े हो जाएंगे और ये जो करना चाहें कर लेंगे। ये शायद उस तरीके से आएगा। ये इम्कान इस बात के लिए, जिस बात का इम्कान है तो मेरे ख्याल में हो सकता है और वो हुकूमत के जो है तब्दीली तो मुंतज हो सकता है, वो है कि अपोजिशन, तमाम की तमाम अपोजिशन कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बली में जहां कहीं उनके मेंबर्स हैं वो सब के सब रिजाइन कर लें। ये इतनी बड़ी तादाद होगी कि हुकूमत के लिए दोबारा री इलेक्शन करवा लेना इनके ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। अगर ये कदम हुकूमत उठाएगी भी तो वो अनपॉपुलर कदम होगी, उसकी अवामी अप्रूवल उसकी नहीं होगी और उसमें से वो नतीजा हासिल नहीं कर सकेंगे जो कि वो हासिल करना चाहते हैं। ये एक वाहिद तरीका है जिससे घर को घर भेजा जा सकता है। आपने उसकी निशानदेही की, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी निशानदेही की, शेख वकास साहब ने उस पर अपना एक सवाल रखा था। मैं सर इंशाल्लाह आपको स्टूडियो बुलाऊंगा, वो वीडियो मैंने आपको सेंड कर दिया है, आपके व्हाट्सएप पे चली गया है, वो चला गया है व्हाट्सएप पे। मैं इंशाल्लाह आपको स्टूडियो बुलाऊंगा और स्टूडियो में इंशाल्लाह बैठा के इस इशू पे आपसे बात करूंगा। मोहम्मद अली दुरानी साहब आपकी तरफ आता हूं। मोहम्मद अली दुरानी साहब, मौजूदा हुकूमत का ये इल्जाम है कि ये हुकूमत अपनी सलाहियत और कारकर्दगी पे तो नहीं चल रही, क्योंकि सर दुनिया मांगती है इनसे कारकर्दगी, कोई कारकर्दगी ये देने को तैयार ही नहीं है। किस शोबे में कारकर्दगी है, चाहे वो मुआशी शोबा हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे इंतजामी हो, आईनी कानूनी हो या गवर्नेंस हो, कहीं कारकर्दगी नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत फिर भी 2.5 साल निकाल गई, तो ये इल्ज़ाम है कि इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, लेके चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है सर कि ये हुकूमत भी कहती है कि हमारे साथ फौज खड़ी है, बहुत आगे जाके कहती है, ऐसा लगता है कि जीएचक्यू और पीटीआई एक है। लेकिन सवाल यह है कि सर कब तक इस्टेब्लिशमेंट इस नाअहलियत का, अगर यह नाअहल है जैसे अपोजिशन कह रही है, कोई कारकर्दगी नहीं है, 2.5 साल में मुल्क बहुत बड़े क्राइसिस में चला गया है, आखिर कब तक इस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करती रहेगी? मोहम्मद अली दुरानी साहब। डॉक्टर साहब, बात जो है वो मेरी नज़र में थोड़ा सा इसका एक और एस्पेक्ट भी है, वो ये है कि इस हुकूमत को चलाने में बुनियादी किरदार, इस हुकूमत को चलता रखने में बुनियादी किरदार इस वक्त ऑपोजिशन का है कि ऑपोजिशन अपना ऑपोजिशन का रोल जो है वो अदा नहीं कर रही जिस तरीके से उन्हें इसकी शिद्दत के तहत करना चाहिए। और दूसरी चीज जो इस मामले में मैं बहुत अहम समझता हूं, जहां तक ये ताल्लुक है और ये बात है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत को चला रही है, ये तो हर हुकूमत के बारे में ही या गिराने या चलाने के बारे में ये तासुर बन जाता है। और अब तो ये चीज काफी हद तक हकीकत भी है और काफी हद तक फसाना भी है कि हत्ता कि हमारे सियासी ज़हन जो हैं उन्होंने सोचना भी छोड़ दिया है। अब वो यही समझते हैं कि जो डिक्टेशन मिलेगी वही शायद सब कुछ होता है और तहरीक वही होती है जो इशारा होता है, और उन्हें वो भूल जाता है कि कादरी साहब ने और इमरान खान साहब ने कई इशारों के ऊपर कई धरने दिए और सब के सब जो है वो नाकाम हो गए। लिहाजा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सबसे बड़ा खुद उनके लिए चैलेंज है वो ये है कि वो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के दिफा के इस्तेहकाम के लिए अपने आप को सियासी पार्टी से डिसएंगेज करें। अगर ये तासुर जो इस वक्त हुकूमत ने बनाया है कि जो इस हुकूमत की मुखालफत करता है वो फौज की मुखालफत करता है और जो फौज की मुखालफत करता है वो मोदी का हमायती है और मोदी का हमायती जो है गद्दार है, ये इतना बड़ा नुकसान इस वक्त एक ऐसी हुकूमत ने पहुंचाया है जो कि अपेरेंटली अपने आप को फौज के साथ एक पेज पे होने का दावा करती है। और ये एक पेज पे होना जो है ये खुद
इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है एक बहुत बड़ी वो बन चुकी है, लायबिलिटी बन चुकी है कि पूरी की पूरी कौम जो है, जो इस वक्त हुकूमत से तंग है, वो माजी की करप्शन से भी तंग थे, उस पर कोई एतराज, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन इस हुकूमत की परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस में ये फर्क है, ये उससे भी खराब है। और उस जमाने का कोई करप्ट ऐसा नहीं है अपरेंटली, जिसको करप्ट कहा जाता है, तो इनके साथ ना हो। और इनका तो ये हाल है कि वो तो डेवलपमेंट में से खाते थे, ये तो अवाम की जेबों में से आटा और चीनी और बिजली और हर वो चीज निकाल के ले जाते हैं जिसके ऊपर उन्होंने जिंदा रहना होता है। और ऐसी सूरत हाल में कि, और अब तो ये हाल हो चुका है कि सिंध के जजीरों से लेके लाहौर के गिरदो नवा के लाखों लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा करने के लिए जो है नए नए अंदाज के साथ जो है वो ऑफेंसिव लॉन्च कर दिए गए। और ये सब चीजें जो है ये अवाम को उन माफियाज के हवाले करने वाले, सिसिलियन माफिया के नाम पे हटाए गए जो हुकूमतें थी, उनके मुकाबले में उनसे बड़ा माफिया जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर काबिज हो चुका है। और उस माफिया ने ना सिर्फ मुल्क के अवाम की जेबें खाली कर दी हैं, उससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने खुद इस मुल्क के मुहाफिज इदारे को, जो कि हमेशा से नॉन कंट्रोवर्शियल रहा है, उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को बहुत कॉन्शियसली एफर्ट करनी चाहिए। और बिलखसूस बहुत से स्पोक्स पर्सन होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, लेकिन वो कुछ बातें करते हैं, वो फौज की तस्वर कर ली जाती है। इन चीजों को एहतियात से डील करते हुए फौज को मुकम्मल तौर पर अपने आप को डिसएंगेज करना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के साथ। और गवर्नमेंट को इस चीज पे क्लियर मैसेज मिलना चाहिए कि भाई वो अपनी डूइंग्स या रॉन्ग डूइंग्स और अपनी पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स के लिए फौज के नाम और फौज के प्लेटफॉर्म और फौज की हिमायत और फौज की शख्सियत को डीफेम करने से बाज रहे। ऐसी सिचुएशन के साथ जो है अगर हम आगे बढ़ते हैं, और जो इस वक्त की सूरत हाल है वो मैंने आपको पहले भी कही है और अब दोबारा मैं ये कहूंगा कि जनवरी वाला मामला, मैं नहीं कहता कि जनवरी में कुछ हो जाएगा। मेरा तो लगता है कि अगर इसी तरह ऑपोजिशन चलती रही तो बस ये चलती रहेगी, क्योंकि ये इस वक्त तहरीक नहीं चला रहे। मैं सियासत और तहरीकों की तारीख को जानता हूं और मैं कोई ऐसी मेच्योरिटी का नहीं मुजाहरा कर सकता जो कि हकीकत ना हो। ये तहरीक नहीं है, ये एक थ्रेट है। इस थ्रेट के नतीजे में कुछ फेवर्स निकल आए तब भी ठीक है, अगर कोई आगे मामला निकल आए तो वो भी ठीक है। मैं आता हूं जनाब शेख वकास साहब। शेख वकास साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब के बात से दो जुमले उठाता हूं, और वो ये है कि ये मौजूदा हुकूमत जो भी इनको चला रहा है, ये खुद कहते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, इस तरह का रिलेशन शो करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट पे पहले भी इल्जामात लगते रहे हैं शेख वकास साहब, लेकिन इस 2 साल में जितनी मुतनाज़ा ये अहम तरीन इदारा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये एक तासुर पैदा कर दिया गया है कि पीटीआई और जीएचक्यू एक है, जिससे सर कल तक कौम तकसीम नहीं थी इदारे के लिए, लेकिन आज जब पीटीआई साथ होती है तो यकीनन वो तकसीम नजर आती है। तो मेरा सवाल ये है कि सर अगर ये जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसके ऊपर ये अपने आप को पूरा बेस किए हुए हैं, क्योंकि ये कारकर्दगी पे तो कोई इनकी जो 2.5 साल गुजारा है वो कारकर्दगी पे नहीं है, बाकी 2.5 साल पे क्या करेंगे वो। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे खड़ी है जो ये खुद कहते हैं और ये लाइबिलिटी बन चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं सर, ये जो कौम तकसीम हो रही है ये बड़ा नुकसान नहीं है मुल्क के लिए? देखिए डॉक्टर साहब, एस्टेब्लिशमेंट से होती है ना, वो स्टेट की होती है, वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो किसी एक शख्स की नहीं होती। और वो हर हुकूमत जो बनती है किसी न किसी हवाले से वो एस्टेब्लिशमेंट उस हुकूमत के बनने में और उसके खात्मे तक वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपना किरदार अदा करती हैं। अब ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो जो डिवीजन पैदा हो रही है, वो डिवीजन पैदा हो रही है एक नाकारा नाअहल हुकूमत की मुतवातर बार बार अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए उस एस्टेब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल करने की वजह। और मैं ये समझता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट को खुद भी इसका नोटिस लेते हुए इन्हें इससे इज्तनाब करने का बताना चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, दूसरी बात मुझे क्या बताऊं, क्योंकि ये स्टेट की होती है
तो जब कोई गवर्नमेंट स्टेट के लिए लाइबिलिटी बन जाए तो फिर जैसे ये पीछे खड़ी होती हैं फिर वैसे ही हाथ भी उठा लेती हैं, और जब ये हाथ उठाती हैं फिर पता भी कोई नहीं चलता वे कौन आया कितों सीधे गया कितों है। देखें, जब किसी कश्ती जो है ना वो डूबती कश्ती में या किसी में सुराख हो जाए तो फिर वो वजन उठा के पार फेंकना शुरू कर देते हैं कश्ती को किनारे तक पहुंचाने के लिए। तो ये हुकूमत जो है ये भी अब स्टेट के लिए एक लाइबिलिटी बनती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब अचानक से इनको पता लगेगा कि अब इन पर से हाथ उठ गया है और बस फिर ये मातम करेंगे बैठ के। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ठीक है मोहम्मद अली दुरानी साहब, थोड़ा सा वक्त है, इस पे ज़रा से एक बात ज़रूर बता दीजिए कि वो ये है कि ये जो हुकूमत जो है वो कहती है इनके जलसों के हवाले से कि ये जलसे जो हैं ये कोरोना फैला रहे हैं, हालांकि ये लोग भी जलसे कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा कमेंट्स करेंगे सर? देखिए जी, वैसे तो जो अभिषेक साहब ने बात की वो हैवी वेट वाली बहुत खूबसूरत बात है। मैं कोरोना के बारे में डॉक्टर साहब ये कहना चाहूँगा कि कोरोना का जो इशू है वो उस पर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है। हुकूमत का कोई ऐसा इकदाम बता दे जो अपोजिशन के जलसों के अलावा हुकूमत उठा रही हो जिसमें कि कोरोना के इशू को काउंटर करने की एफर्ट ले रही हो। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, आप प्लेटफॉर्म पे रेलवे के चले जाएं, आप बसों के अड्डे पे चले जाएं, आप पाकिस्तान में कहीं भी जहां इवन बाजारों में चले जाएं, आप सड़कों पे चले जाएं, कितने बड़े बड़े मजमे जो हैं वो मुसलसल मूव और हर किस्म की गैदरिंग्स हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में मैंने पहले भी कहा था कि हुकूमत जो है पहले ज़माने में 144 होता था, अब कोरोना को अपोजिशन के लिए 144 के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रही है। इसमें फिर एक गलती अपोजिशन की भी है। मैं बार बार अपोजिशन का वेल विशर होकर उन्हें बता रहा हूँ कि उन्हें अपनी तहरीक को जलसों से आगे बढ़ते हुए जुलूसों तक ले जाना पड़ेगा और जुलूसों के जरिए ही हुकूमतें डिस्टेबलाइज और तहरीकें आगे बढ़ा कर। ठीक है सर, मैं यहाँ रोकूंगा। बिल्कुल उन्होंने यही कहा है कि हम आवाम को एस्टेब्लिश करके। मैं सिर्फ वकास साहब को से कमेंट दूंगा, 50 सेकंड है मेरे पास। वकास साहब, ये जलसे जुलूस जो अपोजिशन कर रही है वो प्रेशर बढ़ा रही है और फिर जाएगी आगे और धरना और फिर उसके बाद वो इस्तीफा देंगे, ये तो एक रास्ता है जो कि मोहम्मद अली दुरानी साहब भी कह रहे हैं। लेकिन सर हुकूमत फौरी तौर पर कहती है ये जलसे जुलूस इसलिए कर रहे हैं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, और वो कहते हैं लानत है उन लोगों पे जो हुकूमत से एनआरओ मांगे, और हुकूमत क्या दे सकती है। सर सिर्फ 40 सेकंड है मेरे पास। देखें, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत भी गलत कह रही है और अपोजिशन भी गलत कह रही है। ये दोनों ही अवाम से झूठ बोल रहे हैं। हुकूमत से एनआरओ मांग कोई नहीं था, और बेसिकली ये जलसे इसलिए किए जा रहे हैं कि इस्तीफों तक बात न पहुंचे और किसी तरीके से